तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सिचुएशन इज दिस, ये टू वॉल्स हैं, एक ये नीचे ग्राउंड हो गया, ये बेस, और एक ये वाले। इधर देखना, ड्रॉर्स में टेस्ट पड़े देखो, ये स्फीयर है जो इसको टच कर रहा है, और ये स्फीयर है जो इसको टच कर रहा है। दो स्फीयर है, स्फीयर, दो स्फीयर है बेटा, एक ए और एक बी। इधर से वॉल को टच कर रहा है ये वाला, इधर से ये वॉल को, ये बेस को टच कर रहा है यहाँ पे, और ये हवा में है और यहाँ पर टच कर रहा है। आपको इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, मतलब दोनों स्फीयर को अलग निकाल के उस पे लगने वाली फोर्सेस दिखानी है। आप जो आपको समझ में आता है वो करो। फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, ये आपको बताना है। फ्री बॉडी डायग्राम you have to make। मैं फिर बता दूं, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखानी है, एक्टिंग, जो एक्ट कर रही हैं, ना कि जो ये लगा रहा है वो नहीं। इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो आपको दिखानी है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ए के ऊपर उसका वेट एक्ट कर रहा है, एम जी या वेट डब्ल्यू लिख लो। बट दूसरा यहाँ का रिएक्शन एक्ट कर रहा है, इसको टच कर रहा है ना, दूसरा इसके ऊपर रिएक्शन एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यस और नो। तीसरा इसके ऊपर इस वॉल का रिएक्शन एक्ट कर रहा है, इसको कोई और नाम दे दो बेशक, आर डैश, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। चौथा, ये देखो, ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगी, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो एक्ट कर रही है, उसको नाम दे दो आर डबल डैश, या आर टू भी लिख सकते हो। अब इसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट कर रही है क्या? वॉल की क्या बेटा, ये रहा ना, बी का रिएक्शन तो इस पे आ गया ना, ये बी का रिएक्शन ये हो गया, वॉल का रिएक्शन ये हो गया, वो ग्राउंड का रिएक्शन आप बेशक ऊपर की तरफ दिखा दो, ऐसे सेंटर पे दिखा दो। ग्राउंड का रिएक्शन जो मैंने यहाँ दिखाया है वो बेशक आप यहाँ दिखा दो। मतलब सारी फोर्सेस आपकी ये सेंटर से पास करेंगे। ऑल फोर फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर, आर पासिंग थ्रू द। अब इसी आइडिया को लेके आप बी के ऊपर, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो सब बच्चे। सर एक ए से रिएक्शन मिल रहा है सर उसको।
और सर एक वॉल की जो बी के साथ जो जिसके साथ टच है सर उसका सर रिएक्शन मिलेगा सर। जिस भी सरफेस को टच करेगा उसका रिएक्शन मिलेगा। यार एक बोतल पानी दे दे या उसके बाद चाय दे देना। हाँ, पानी पहले चाहिए, मिल जाएगा। बेटा जो भी फोर्सेस लग रही है, वेट भी लग रहा है, वेट भी दिखाना है। जैसे यहाँ वेट लग रहा है, यहाँ वेट लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। मान लेते हैं इसका मास m डैश है, इसका m था, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब B के ऊपर जो इसने रिएक्शन दिया था A को, वैसा सा एक्शन इसको भी तो मिलेगा ना, R डबल डैश। अब इस वॉल का रिएक्शन इसको मिलेगा, ये तो मिलेगा ना, इस वॉल का रिएक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से बेटा हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। इन दिस वे वी कैन मेक FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर एक चीज को समझना है आपने, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप फ्री बॉडी नहीं बनाओगे आपके सम नहीं होंगे। जब तक हम फ्री बॉडी नहीं बनाएंगे हमारे सम नहीं होंगे। फ्री बॉडी में आप बॉडी को अलग कर लोगे, जैसे मैंने इसको यहाँ अलग कर लिया। बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस, वो चाहे रिएक्शनल फोर्सेस हो, चाहे वेट हो, चाहे कोई बाहर से फोर्स लग रही हो। देखो जैसे ए ने बी पे लगाई ना, ए ने बी पे इधर लगाई, वो नहीं जो ए ने बी पे लगाई, जो ए पे लगी वो दिखाने देखो, ये वाली मैंने इधर दिखाई है, ये थी वो फोर्स, ये देखो। और जब इस पे लगी तो मैंने इधर दिखा दी। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। अब आप सोच रहे हैं कि इस आर का रिएक्शन फिर कहाँ गया। आर इस पे लगा तो वो इस वॉल पे लगेगा ना, इस ग्राउंड पे लगेगा। ग्राउंड का तो हम बना ही नहीं रहे फ्री बॉडी डायग्राम। अगर मैं इस पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं जिसके साथ ये बॉडी टच में थी, मान लो ये कोई इस तरह की बॉडी है जिसके अंदर पड़ी है, गिलास है कोई, तो इसका क्या होगा, एक तो इसका वेट होगा खुद का, एक जो इसने इसको रिएक्शन दिया था उसका इसको भी रिएक्शन मिलेगा, एक इसने इसको इधर दिया था तो इसको इधर R डैश मिलेगा, एक इसने इसको देखो अंदर की तरफ दिया था तो इसको इधर मिलेगा R ट्रिपल डैश। डबल डैश क्योंकि इसके साथ टच में ही नहीं है, वो तो इन दोनों के बीच में है तो नहीं, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। FBD के बिना आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे न्यूटन लॉज के। उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्वेश्चंस आएंगे। अभी ये क्वेश्चन नहीं किया हमने, जस्ट हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ओके, समझ में आ गया। एक और बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। सिचुएशन को ध्यान से समझना बेटा, सिचुएशन को समझना, आपस में डिस्कस भी कर सकते हो एक बेंच पे जो बैठे हैं, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। यहाँ पर एक पुली लगा लो, दिस इज अ पुली। इस पुली के साथ एक ऐसे ना हैंगर टाइप, हैंगर नहीं होते बट ये बड़े वाले हैंगर है जिसके अंदर लिफ्ट टाइप है, ये कुछ इस तरह से। ये कोई फ्रेम है लिफ्ट का,
ओपन लिफ्ट होती है ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है, इसके अंदर ये एक आदमी खड़ा है और लिफ्ट नीचे ना गिरे, यहाँ से जो रोप आ रही है ना उसको यही पकड़ के खड़ा हुआ, और इस रोप को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर ये इसको छोड़ देगा तो लिफ्ट नीचे गिर जाएगी ना। अब क्या करते हैं आप, पहले तो सबसे पहले आप बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, बनाओ इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम। धागे में ना आप टेंशन दिखा देना ऐसे, फ्री टेंशन। एक धागे में इक्वल एंड अपोजिट होती है, ऊपर पुली पे नीचे की तरफ लगती है और मैन के हाथों को ऊपर। सर मैन को लिफ्ट से अलग कर लो, इस मैन को लिफ्ट से अलग कर लो, ये इसके हाथ है वैसे दिखा दो। अब इन दोनों हाथों पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है, वो है टेंशन, क्योंकि ये रस्सी को नीचे खींच रहा है और रस्सी इसको ऊपर खींच रही है। टेंशन, इसका खुद का वेट, इसका खुद का वेट कैपिटल एम ले लो या स्मॉल एम ले लो, कोई ले लो, ये दो सही है। तीसरी फोर्स बताओ, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द लिफ्ट टू द मैन, वेरी गुड, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और कोई फोर्स लग रही है क्या बेटा, जो बच्चे कनेक्टेड है? इज देयर एनी अदर फोर्स? क्या इस मैन पे कोई और फोर्स लग रही है? वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने रोप को खींचा नीचे, रोप ने इसको खींचा, तो मैंने तो वो फोर्स दिखानी है जो मैन पे लगी हुई है। मैन पे लगी है टेंशन, मैन ने लिफ्ट को पुश किया तो लिफ्ट ने मैन को पुश किया, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैन मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो इक्विलिब्रियम में मैन, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? आर प्लस पी इक्वल टू एम। न्यूमेरिकल करते वक्त मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? आर प्लस जी इक्वल टू एम। अब आपने बताना है इस लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो लिफ्ट का मास बॉल एम है, एक तो इसका वेट लगेगा ही नहीं, दूसरा इसने मैन को आर रिएक्शन दिया था, तो मैन ने इसको आर रिएक्शन दिया, दिया ना या नहीं दिया? दिया। और सीधी सीधी यहाँ एक टेंशन लग रही है जो ऊपर की तरफ है।
और तो नहीं है कुछ इसमें जो लिफ्ट पे लग रहा हो? नहीं लग रहा। ये जो टेंशन है वो लिफ्ट पे नहीं है, वो पुली पे है। पुली पे यहाँ भी टेंशन है। अगर मुझे पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़े तो यहाँ भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, और यहाँ भी टेंशन है, पी डैश। अगर पुली का बनाना पड़े तो वो ये बनेगा। बट लिफ्ट का बनाया तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? P इज इक्वल टू आर प्लस एम। क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन में इसलिए नहीं कर रहा, सिस्टम इज एट रेस्ट। जब सिस्टम रेस्ट पे होगा तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगी, तो फोर्सेस बैलेंस होंगी ना आपस में। फोर्सेस को बैलेंस, फोर्सेस को क्या कर दो, बैलेंस। अब इस तरह का न्यूमेरिकल जब छोड़ेगा तब ना, तब ज्यादा होगी, तब लिफ्ट भी नीचे आ जाएगी। अब छोड़ नहीं रहा ना वो, जब छोड़ेगा तो वो कुछ फोर्सेस अपनी भी तो कम कर लेगा ना, टेंशन खत्म हो जाएगी जो उसको ऊपर रखे हुई। तो अगर ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में होता लेट कि मैन का मास है 60 kg, लिफ्ट का मास है 40 kg, लेट कर लेते हैं लिफ्ट का मास कितना है, 40 kg। हमें टेंशन निकालनी है और नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो पहली इक्वेशन तो यही है, आर प्लस पी एम जी। एम कितना, इसका मास ये 600 हो गए। दूसरी इक्वेशन क्या है, पी माइनस आर। इस आर को मैं लेफ्ट साइड में ले आया ताकि इक्वेशन कंपेयर हो जाए। इधर कितना होगा, 400। दोनों को ऐड करो तो ये कट जाएंगे। 2r इज इक्वल टू कितना, 1000। आर ऐड करने से नहीं, सॉरी, आर कट जाएगा, आर 2t बनेगा यार, 2t। तो t कितना आ गया बेटा, 500 न्यूटन। t की वैल्यू पुट करोगे तो r कितना आएगा, 100 न्यूटन। आपको याद होगा थ्योरी में r क्या था, एपरेंट वेट, याद है ना। अगर इस बंदे के पैरों के नीचे वेइंग मशीन हो ना इस केस में, तो उसका एपरेंट वेट 600 नहीं आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि उसको टेंशन ने ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है, इसलिए उसका वेट उस वेइंग मशीन पे कम पड़ रहा है, उसी का उसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो व्हाट इज द वेट ऑब्जर्व बाय द मशीन, 100 न्यूटन या 10 किलोग्राम वेट। जी से मल्टीप्लाई करते तो भी 100 बनता है ना, या 10 किलोग्राम। तो रेस्ट पे वेट तो होता ही है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी जीरो होता है बेटा। वेट mg होता है ना, इसके ऊपर भी तो एक फोर्स लगी हुई है। अगर तो ये पूरा का पूरा अपना वेट लगाए मशीन पे तभी उसका mg के बराबर होगा। अगर एक बंदा कोई ऊपर भी खींच रहा है तो वेट में से माइनस होकर नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना। तो वो नॉर्मल रिएक्शन आपका जो होगा वही आपका एपरेंट वेट है। नॉर्मल रिएक्शन इज द एपरेंट वेट, ठीक है। क्या चीज वो तो क्या यार, नहीं नहीं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन है। लिफ्ट ने मैन पे आर लगाया तो मैन ने इसको दबाया आर से, ये तो उसका खुद का वेट है ना, ये मैन का रिएक्शन आ गया, मैन जो लिफ्ट को पुश कर रहा है वो। तो इस पे अगर आर ऊपर की तरफ है, इस पे अगर आर ऊपर है, तो फिर लिफ्ट पे नीचे होगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ गया सबको? ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नोट करो, स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग आ रहा है आपके पास। जब भी न्यूटन लॉज में
कोई भी स्प्रिंग आए तो ऐसे दिखाया होगा उस पे, लाइक जैसे आप रेजिस्टेंस दिखाते हो ना, हम यह स्प्रिंग को ऐसे दिखाते हैं। हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो कि फिक्स होता है, के से डिनोट करेंगे हम स्प्रिंग कांस्टेंट। जब इस स्प्रिंग को हम खींचते हैं इधर किसी फोर्स से, तो स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो जाती है। खींचेंगे तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी ना। मान लो स्प्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ गई, एक्स। स्प्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ गई, एक्स। हेलो। तो पूछ लेता हूँ बेटा, पूछ लेता हूँ। एक मिनट बेटा, कॉल कर। हेलो। तो शो कब तक हो आप यहाँ पे? अभी बच्ची चल पड़े घर से? 2 बजे के बाद अभी लंच पे जा रहे हो? बाहर से बंद होगा बेटा। किसी को पता है बाहर से ऐसे कैसे बंद होता है? इधर से ना 5वां एमसीबी है, ऊपर करना है। राइट साइड से 1 2 3 4 छोड़ के 5 को ऊपर करना है। बेटा आफ्टर 2 जाना, लंच है अभी। और 2 बजे के बाद जाना, आफ्टर 2 o'clock। राइट साइड से फिर। हाँ, लेफ्ट से नहीं। जब किसी स्प्रिंग को आप ऐसे एक्सटेंड करते हैं ना, तो इसके अंदर एक फोर्स आ जाती है अंदर की तरफ। उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है। आजा आजा ठीक। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब आपने स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग अपने आप को खींचने से रोकता है ना। जैसे ही आप छोड़ोगे तो वापस आ जाता है स्प्रिंग। कोई तो फोर्स होती होगी जो उसको वापस लेके आती है। उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो अंदर की तरफ लगेगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके कितना आपने उसको एक्सटेंड किया। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करोगे, नेगेटिव का साइन आएगा, और ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस फोर्स का अब खास ध्यान रखना है। ये स्प्रिंग के केस में है, नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है कि एक्स तो नीचे की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है। अगर मैं वेक्टर में लिखता हूँ ना, तो इसकी डायरेक्शन एक्स के अपोजिट होगी, इसलिए नेगेटिव। बट मैग्नीट्यूड में करोगे जब न्यूमेरिकल, तो फिर आप नेगेटिव साइन मत लेना, एरो ऊपर दिखा देना, उसकी वैल्यू ले लेना के एक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक स्प्रिंग है, इसका के 100 Newton/मीटर दिया हुआ। ये यूनिट होते हैं, Newton/मीटर। हाँ, सभी स्प्रिंग के लिए अलग होता है। स्टील का अलग होगा, किसी और मेटल का होगा उसका अलग होगा। स्प्रिंग टू स्प्रिंग डिफर करेगा।
ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, दिया होगा आपको के। अभी स्प्रिंग को अगर मैं 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दूं तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आएगी, इसका मैग्नीट्यूड 200 नहीं 2 आएगी, सेंटीमीटर है वो, ध्यान रखा करो। सेंटीमीटर के मीटर बनाने होते हैं, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर इज 2 न्यूटन। आंसर इज 2 न्यूटन। क्या आएगी, 2 न्यूटन। समझ में आ गया। चलो एक सम करते हैं। मान लो ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 500 न्यूटन पर मीटर। हमने क्या किया, इसके साथ एक बॉडी को हैंग कर दिया और स्प्रिंग जैसी मैंने एक बॉडी लगाई, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर गई। मान लो स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया, स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया। आपको बताना है इस बॉडी का मास कितना था। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी जिसके कारण ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ, अपने आप तो एक्सटेंड नहीं हुआ ना। कितना बेटा, 2.5। जैसे कि 2.5 mg के इक्वल करो, वेट के इक्वल करोगे ना। नेहा क्या आंसर है। हाँ देखो आप अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, ये वो बॉडी है, इसका वेट नीचे लग रहा है m इंटू जी। ओके, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आ रही है वो इसको ऊपर की तरफ लग रही है ना, इस बॉडी को ही तो रोक रही है वो नीचे जाने से। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, के एक्स, मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना यहाँ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, के एक्स। अब इन दोनों को इक्वेट करके देखो क्या आंसर आता है। दोनों को इक्वेट किया तो क्या आंसर आएगा, 2 पॉइंट। कैसे, के की वैल्यू है 500, एक्स की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, m इंटू 10, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। आयुष्मान फोन किया था अभी। बेटा प्रोसीजर में जाना है, वो प्रोसेस में होना है। हाँ जी हाँ जी, 2.5 कर सकते हो सब लोग ये। ओके, ये एक स्प्रिंग है, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ, इसके साथ एक बॉडी है। इसको हमने क्या किया, इस बॉडी को इस तरफ खींचा तो स्प्रिंग भी खींचेगा ना, तो स्प्रिंग भी खींच जाए। हमने बॉडी को 5 सेंटीमीटर खींचा और के इसका दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर। जैसे ही मैंने इसको खींच के छोड़ा इस बॉडी को, क्या होगा आप ही बताओ, बॉडी वापस आएगी। कौन वापस लेके आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स लेके आएगा ना। मान लो बॉडी का मास है
2 किलोग्राम। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगी, मैग्नीट्यूड में ले लो, डायरेक्शन तो पता ही है, 10 न्यूटन। जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, रिलीज, बॉडी स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, what is the acceleration by which it start, what is the acceleration by which it start, कितना? ओके, मैंने मान लिया आपकी बात, क्योंकि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है तो वो लगा दिया। अब सबने ये किया ना, और आप सबने मेरे को आंसर बताया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बिल्कुल सही आंसर। लेकिन ये एक्सेलेरेशन हमेशा नहीं रहेगी, जैसे जैसे स्प्रिंग वापस आता जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? रिस्टोरिंग फोर्स फिक्स थोड़ी है। ये 10 न्यूटन तो तब है जब 5 सेंटीमीटर थी। मान लो जब ये वाली बॉडी बिल्कुल सेंटर में आ गई, या जब एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर रहेगी, उस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी? फिर 4 न्यूटन। उस वक्त एक्सेलरेशन भी फिर कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस जैसे जैसे स्प्रिंग वापिस आता जा रहा है, और एक स्टेज ऐसी भी तो आएगी जब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, उस वक्त एक्स कितना हो जाएगा? 0। रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो क्या बॉडी रुक जाएगी क्या? सोच के बताओ। एक्सेलरेशन 0 का मतलब बॉडी रुक जाएगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसके पास वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन जरूर 0 ही है, बट वेलोसिटी 0 नहीं हुई। अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो बॉडी क्या करेगी? अब बॉडी स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगी। करेगी ना? सोच के देखो, इमेजिन करो कि अब बॉडी का क्या रोल होगा। नाउ बॉडी स्टार्ट कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होने को भी अपोज करेगा। देखो, ये सारे कंसेप्ट को समझना। ये वाली स्टेज यहां तक आ गई कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, लेकिन उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी है ना? अब ये अपनी वेलोसिटी से इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है। कितना स्प्रिंग को ये कंप्रेस करेगी, मेरा ये क्वेश्चन है। ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। लेकिन इसकी इसको आगे जाने से कौन रोकेगा? इसकी वेलोसिटी 0 होगी ना कहीं ना कहीं। इसको आगे जाने से रिस्टोरिंग फोर्स रोकेगी, लेकिन इस बार रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही है? दूसरी तरफ। तो यहाँ 2 पॉइंट सामने आ गए। अगर हम स्प्रिंग को लंबा करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स लंबे होने को रोकती है। अगर स्प्रिंग को छोटा करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स छोटे होने से रोकती है। आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वापस जाएगा ना, लंबा करोगे तो भी वापस आएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है। चाहे आप स्प्रिंग को इलोंगेट करो, चाहे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो, रिस्टोरिंग फोर्स का नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहे हैं। एक्सटेंशन है तो अपोजिट, कंप्रेशन है तो अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा? के एक्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा? के एक्स। ठीक है। बनाओ एक क्वेश्चन, पूरा स्टेटमेंट लिखो। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन per meter if a 10 kilogram block is attached with the spring
इज एट रेस्ट, उसके बाद वो मास की रेस्ट पे है, देन फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन होगी वो निकाल दिया। अब ऊपर से तो बड़ा फिक्स ही है ऐसे। वन मीटर या 1 सेंटीमीटर, वन आएगा क्योंकि इसके वेट को इसने बैलेंस किया हुआ। के एक्स ने, के कितना मैंने आपको दिया 100, एक्स आपको निकालना है, मास कितना दिया, जी भी 10 ले लो, एक्स आएगा 1, एक्स कितना आएगा, समझिए। ओके, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है इससे हट के। आपके पास एक स्ट्रक्चर बना लो ऐसा, ये कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वॉल टाइप, ये वॉल होगी, ग्राउंड हो गया, ऐसे कोई स्ट्रक्चर। फिक्स का मतलब ये स्ट्रक्चर मूव नहीं करेगा। यहाँ पर एक पुली लगाना, दिस इज अ पुली, यहाँ एक मास रख लो, दिस इज अ मास, इधर से स्प्रिंग पुली के ऊपर से जा रहा है टच करके, और यहाँ पर हम इसको v स्पीड दे रहे हैं, खींच रहे हैं इसको कितनी स्पीड से, v स्पीड से। तो ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये वाली वेलोसिटी बतानी है आपको। ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन ले लो पहले। एंगल थीटा हुआ, एंगल इज, ये वाला एंगल थीटा दिया, ऑप्शन इज v। दूसरा ऑप्शन है v बाय साइन थीटा। तीसरा ऑप्शन है v साइन थीटा। और चौथा ऑप्शन है डी, ऑप्शन नंबर डी, v बाय कॉस थीटा। जल्दबाजी नहीं करनी बेटा किसी से।
v sin थीटा, ये आंसर आ रहा है नव्या का। बेटा अपना अपना आंसर बोलो सब। नव्या का आंसर है v sin थीटा। बाकी बच्चे बोलो। आवाज आ रही है सबको जो कनेक्टेड है? यस सर। यस सर। बेटा आंसर बोलो। सर v बाय साइन थीटा। आवाज नहीं आ रही, लाउडली बोलो। सर v बाय साइन क्या? थीटा। v sin थीटा ही? सर v बाय साइन थीटा। v बाय sin थीटा, ये किसका है? सर भव्य। नाम बोलो। सर भव्य। कौन? सर भव्य भव्य। नव्या का। बेटा आप एक चीज देखो, क्या इस धागे की लेंथ चेंज होगी? यस और नो? नहीं हो। तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट की है वही वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होगी। होगी ना? अगर ये वाला धागा किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो ये भी तो उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना। इसके अलोंग कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लो। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। v डैश cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा v डैश sin थीटा। और इससे इसकी वेलोसिटी क्या है? v a की। तो वेलोसिटी ऑफ a शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b। a की वेलोसिटी कितनी है? v। और b पॉइंट की इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? v डैश sin थीटा। मैंने पूछा आपसे v डैश, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही है ना v डैश। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? v डैश। v डैश इज इक्वल टू क्या होगा? v बाय साइन। इट इज इक्वल टू v बाय साइन थीटा। भव्य सही आंसर है। मैं रिपीट करता हूँ, इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ये एक लेंथ है, इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी v है। मतलब ये वाला पॉइंट जब मूव करेगा इस डायरेक्शन में, धागा तो एक ही है ना। अगर इधर लेंथ x बढ़ेगी तो इधर भी तो x ही आएगा। तो इसकी वेलोसिटी v है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को v डैश ले लिया और मुझे ये वाला एंगल थीटा दिया है, जिसका मतलब ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। एक ही धागे में एक ही लेंथ में वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो सकती। तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा? v डैश cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके? cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा इक्वल टू v। तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा? v बाय साइन थीटा। नोट कर लो, इसको आप लोग नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक और करो। एक स्टेटमेंट और बनाओ। ये प्रैक्टिस से होगा, कॉम्पिटिशन पार्ट। न्यूटन लॉ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। यहाँ दो पुली लगा लो, एक इधर और एक इधर। इधर से आपने क्या किया, यहाँ पर एक बॉडी लगा दी ऐसे, जो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए। यहाँ पर भी आपने एक बॉडी लगा दी
वो भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। इधर से और इधर से जो स्ट्रिंग था वो एक मास के साथ कनेक्ट हो, मास के साथ। जिस स्ट्रिंग का ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम है, अलग अलग बन रहे हैं देखने में बट सेम है, ठीक है। अब जब ये वाली दो बॉडी नीचे जाएंगी तो मास किधर जाएगा, ऊपर। मास की एक्सेलरेशन बतानी है। मास m will move upward with acceleration, first ऑप्शन बेटा देखो, a cos थीटा, 2a cos थीटा, 2t तो बेटा फोर्स होगी ना, आपको एक्सेलरेशन बतानी, a secant थीटा और 4 या b 2a secant थीटा। जल्दबाजी मत करो। क्या कह रहे हैं, 2a cos थीटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2a cos थीटा, बाकी लोग चेक करो। कितना आ रहा है, 2a cos थीटा कह रहे हैं मतलब, सही है ये? सर 2a cos थीटा। 1 मिनट और सोच लो, मुझे डाउट है इस आंसर पे। 2a cos थीटा पे मेरे को डाउट है। कौन सा, ये secant थीटा। चलो देखो इधर, ये तो आप समझते हो ना, जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट की है, मतलब ये वाली जो एक्सेलरेशन है ए, ये तो एक ही ए है ना, ये वाली जो एक्सेलरेशन ए है, स्ट्रिंग तो सेम सेम ही रहेगा, आगे पीछे तो नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट, जैसे मैंने पहले कहा था, ए की जो वेलोसिटी है वही बी की है, सिमिलरली जो ए की एक्सेलरेशन है वही बी की है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए डैश से, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड,
जैसे पिछले केस में हॉरिजॉन्टल थी, इस केस में आपको है। तो इस पॉइंट पर इस एक्सेलरेशन का क्या कंपोनेंट आएगा, ए डैश कॉस थीटा। और वो ए डैश कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, ए को। नेट में ए डैश है ना, चाहे इधर से ले लो या उधर से ले लो, ऊपर की तरफ वो ए डैश से जा रहा है। तो ए डैश कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, ए को। तो ए डैश मेरे पास क्या होगा, ए बाय कॉस थीटा, ए सीकन थीटा। आप लोग क्या कह रहे हो, 2a cos theta, a secant theta is the correct answer, a secant theta is the correct answer। किसी भी धागे में ना आप कैसे सोचना, कैसे देखो, आपने ये देखना है, ये कोई वायर है या ये कोई थ्रेड है, इसके इस एंड की वेलोसिटी, इस एंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कभी भी अलग नहीं हो सकती, तो धागे में स्लैकनेस आ जाएगी, ये धागा टूट जाएगा। एक पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर उसकी लेंथ के अलोंग ना तो वेलोसिटी अलग होगी ना एक्सेलरेशन अलग होगी। तो इधर से एक्सेलरेशन ए थी, ये धागा सारा एक ही है, तो ये वाला पॉइंट ए इस तरफ कौन सी एक्सेलरेशन रखेगा, ए। तो इसके पास जो भी एक्सेलरेशन यहाँ होगी वो किसके इक्वल होगी, ए की होगी। बट मैंने मान लिया कि ये वाला ऊपर जा रहा है ए डैश से, ऊपर जा रहा है ए डैश से, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो फिर ये मेरे पास ए डैश कॉस थीटा होगी किसके इक्वल, ए के ही ना। तो मैं यहां से ए डैश की वैल्यू क्या निकाल लूंगा, ए बाय कॉस थीटा, ए सीकन थीटा। यस और नो बेटा, ये Yes, समझ में आएगा सबको। yes sir। बेटा दोनों साइड से मिलके ये ए डैश थी ना, नहीं नहीं, सुनो, ये दोनों साइड से मिलकर ही तो ऊपर जा रही है। वो चाहे आप इधर से निकाल लो तो भी आंसर वही आएगा, चाहे आप इधर से निकाल लो तो भी आंसर वही। ये ए डैश तो नेट एक्सेलरेशन है जो इन दोनों के कारण मिल गई। अब उसका ये कंपोनेंट इधर और ये कंपोनेंट इधर, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे, आंसर तो वही आएगा, ऐसे। चलो एक और करो, ऐसा सा एक और करो, देखते हैं किसका सही आता है। बनाओ, इसी तरह का अरेंजमेंट बनाओ, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। दो पुली बनाओ ऐसे ही, इसके साथ एक मास लगा लो, इधर से धागा इधर जाएगा और इधर से धागा इधर जाएगा। ये फिक्स पुली है, फिक्स पुली है। अब जो ये पॉइंट है ना पी, ये यू वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और ये जो पॉइंट है क्यू, ये भी यू वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। आपको ये बताना है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। आपको ये बताना है मास एम मूव अपवर्ड विद स्पीड, ये वाली स्पीड बतानी, यू डैश। अपवर्ड विद स्पीड, बिल्कुल सही। यू डैश इज इक्वल टू यू बाय, तो कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ सेम ही तो है, सब कुछ क्या है बेटा। बेटा एक मिनट वेट करो, क्लास चल रही है, क्लास के बाद क्या टाइम है।
हो गया, कोई बात, ये क्वेश्चन लिख लो, करके ना मेरे को आपने व्हाट्सअप करना। तो बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना है। यहाँ एक खोलिए, इसके साथ एक मास लगा हुआ है, ये वेलोसिटी v1 से इधर जा रहा है, इसके साथ एक मास लगा हुआ है, ये वेलोसिटी v2 से इधर जा रहा है। दिस एंगल इज θ2 and this angle is θ1। आपको इन दोनों स्पीड का रेशियो बताना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू स्पीड्स। पानी कहाँ से लाएगा, आरओ का तो नहीं। ऑप्शन नंबर 1, साइन θ1 साइन θ2 बाय साइन θ1। सेकेंड ऑप्शन, साइन θ1 बाय साइन θ2। थर्ड ऑप्शन, cos θ2 by cos θ1। and fourth option, cos θ1 by cos θ। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको सॉल्व करके विद सॉल्यूशन आप मेरे को सेंड करना। और आज मैं आपको एक शीट भेजूंगा, उसके क्वेश्चंस आपने ट्राई करना। ओके, उसके क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। दिस इज ऑल फॉर द डे। यशिका, दो दो बार अटैक कनेक्टेड हुआ।